हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स के थर्ड सेमेस्टर का CC6 यानी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत से संबंधित एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। सारे के सारे प्रश्न को मैं कवर करवाऊंगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक की समस्याओं और उनकी उपलब्धियों का वर्णन करें। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? पहला बात है तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? वो दिल्ली सल्तनत का स्थापना करने वाले संस्थापक थे। जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं ना कि दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत एक्चुअली स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? तो दिल्ली सल्तनत के जो स्टार्टिंग करने वाले व्यक्ति थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और उन्हीं का बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। मध्य एशिया तथा आज के तुर्किस्तान का निवासी था, यानी अभी के जो तुर्किस्तान देश है ना, वहाँ के निवासी था। बचपन से ही वह कुशाग्र बुद्धि वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति था, ठीक है। बचपन में बहुत ज़्यादा ही ब्रिलियंट थे, लेकिन कुरूप थे, यानी शकल सूरत उतना अच्छा नहीं था। इसी कारण उनको बचपन में ही बेच दिया गया था। बचपन में ही उसे गुलाम बना दिया गया। कुछ ही समय में वह मोहम्मद गोरी का गुलाम हो गया। जब गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो ऐबक उसके साथ भारत आया। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक शकल सूरत में बहुत ख़राब था, और इसी कारण उसके बचपन में ही उसको बेच दिया गया। और बेचने में बच्चा बेचने में उस टाइम क्या होता था, गुलाम बना दिया जाता था, ठीक है। और वैसे ही करते करते वो मोहम्मद गोरी का भी गुलाम बना, ठीक है। और गोरी जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके साथ वो भारत में आ गए और उसके साथ समस्त युद्ध में भाग लिया। जितने भी युद्ध किया था गोरी ने, सब में भाग लिया और उसे अत्यधिक सहायता दी। अंततः तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी को अपनी जीते हुए प्रदेश के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। क्या हुआ, जब तराइन का सेकंड युद्ध हुआ तो उस टाइम पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गए, है ना। और मोहम्मद गोरी भारत पर उसका अधिकार हो गया, लेकिन मोहम्मद गोरी जो थे वो भारत में शासन करना नहीं चाहते थे। वो सब लूट पाट करके अपना देश निकल जाना चाहता था। लेकिन ये जो जितना एरिया जीता था उसको छोड़ना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो अपना एक प्रतिनिधि को यहाँ पर रख करके वो चले गए। और उसका प्रतिनिधि कौन बने? कुतुबुद्दीन ऐबक। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र शासक बना, उसके सामने अनेकों समस्याएं थी। तो आप लोग समझ सक रहे हैं कि जीता तो मोहम्मद गोरी ने था, ठीक है, बहुत सारे राजाओं को हरा करके, और स्पेशली उसका तराइन का युद्ध करके उन्होंने जीता था, ठीक है। तो अब जितने भी राजाओं को हराया था, क्या वो लोग मानेगा कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा? उसी टाइम उनका सामने एक बहुत बड़ा चुनौती था, ठीक है। तो क्या क्या चुनौती है उसको भी डील करेंगे आगे। उनको समुचित समाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की समस्याएं इस प्रकार थी। क्या क्या समस्याएं थी, अभी हम लोग समस्याओं को देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, पहला जो समस्या था वो था आमिरों की समस्या। दोस्तों, आमिर जहाँ पर आपको दिखा देगा, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है बताता हूँ। दोस्तों, आप लोग कभी ना कभी पद्मावत मूवी देखे हुए जरूर होंगे। तो पद्मावत मूवी में या फिर कोई भी मूवी जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित बना हो, तो उसमें आप लोग देखे होंगे ऐसा राजा बैठते थे और इसके सामने ऐसे ऐसे सिंहासन पे बहुत सारे व्यक्ति बैठते हैं, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं दिल्ली सल्तनत में इसे आमिर कहा गया, ठीक है। वो ये लोग का काम क्या है? ये लोग का स्पेशली काम है ये राजा को ज्ञान देना, ठीक है, सलाह देना, ठीक है। तो सबसे पहला जो समस्या था उनके सामने, आमिरों की समस्या। आमिर एकदम नहीं चाहते थे कि ये हम लोग का शासक बने, क्या ये भारत पर राज करे, ठीक है। तो ऐबक जब गद्दी पर बैठा
तो उसके सामने आमिर उसे अपना सुल्तान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, तो आमिर लोग उसे एकदम सुल्तान स्वीकार करना नहीं चाहते थे। यल्दोज, कुवाचा तथा खिलजी सरदार उसकी अधीनता स्वीकार करना अपमान समझते थे। यल्दोज क्या था, ये एक अलग ही पार्टी था। ठीक है, तो ये लोग का भी जो सरदार थे वो लोग भी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राजा नहीं मानना चाहते थे। ठीक है, इन कठिन परिस्थितियों को निराकरण करने के लिए ऐबक को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो ये सब उनका प्रारंभिक स्टेज का संघर्ष था। ठीक है, उसके बाद और उसके पास बहुत बड़ा बड़ा चुनौती आया। सेकंड चुनौती आया हिंदू राज। हिंदू राज्यों की बढ़ती हुई शक्ति भी कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि भारत के लिए हिंदू शासक उसे विदेशी आक्रमणकारी मानकर उसकी अधीनता होने की पक्ष। मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, भारत में उस टाइम भी भारत हिंदू राष्ट्र था। ठीक है, और ज़्यादातर जो नागरिक थे वो हिंदू थे, और वो लोग एकदम नहीं चाहते थे कि उनका और संपूर्ण हिंदुस्तान का शासक कोई एक मुस्लिम और बाहरी व्यक्ति बने। ठीक है, तो इसलिए वो लोग एकदम स्वीकार नहीं कर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो यही है इसका मतलब। दूसरा है सीमा प्रांत की सुरक्षा। सीमा प्रांत की सुरक्षा ऐबक के लिए आवश्यक था कि वह सीमा प्रांतों की सुरक्षा का सही तरीके से प्रबंध करे। ठीक है, ख्वारिज्म के शासक ने मध्य एशिया में जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसे देखते हुए ऐसा करना और भी ज़रूरत था। दोस्तों, ये जो ख्वारिज्म का साथ जो था वो मध्य एशिया का साथ था, और वो लोग क्या कर रहा था, वो लोग भी मोहम्मद गोरी और गजनवी की तरह धीरे धीरे सभी देश के ऊपर आक्रमण कर रहा था। तो उस टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए बहुत ही बड़ा चुनौती ये था कि अपना जो सीमा प्रांत है उसका सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है, और अगर सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो ये जो ख्वारिज्म के साथ था वो भी उस पर भी आक्रमण कर सकता था। ठीक है, तो दोस्तों, आई होप आप लोग मेरा जो समझाने का तरीका है उससे आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी बोल देता हूँ। दोस्तों, नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है वो है सशक्त सामंत और अधिकारी। सशक्त सामंत और अधिकारी का क्या मतलब है वो हम लोग इसमें समझेंगे इस पॉइंट में। इसके शासन के अंतर्गत तुर्क सामंतों और अधिकारियों ने भी पारस्परिक वैमनस्य और संघर्ष था। मतलब क्या है, उनके शासनकाल में ही एक और बड़ी चुनौती था सामंतों और अधिकारियों का, क्योंकि ये लोग जो था ये लोग बेईमान हो चुका था। ठीक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ऐसा शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। ये जो उनके सामंत थे और अधिकारी थे वो लोग भी बेईमान हो चुके थे। ठीक है, वो लोग, उनके सामने सबसे बड़ा जो एक चिंता का विषय था, उनके अधिकारी अगर भारतीय नरेश के पास आकर के हम लोग के खिलाफ ही युद्ध नीति मतलब सोचने लगे, युद्ध कर दें तो मेरा क्या होगा, ये उसके सबसे बड़ा टेंशन का कारण था। ठीक है, ऐबक को यह आकांक्षा होने लगी थी कि भारतीय नरेश इसका लाभ उठाकर स्वतंत्र होने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो ये उसका एक समस्या था। ठीक है, उनके सामने एक बहुत बड़ा चुनौती था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण और एक तो पॉइंट है आंतरिक अशांति और अव्यवस्था। संपूर्ण उत्तरी भारत में विद्रोह के कारण आंतरिक अव्यवस्था, प्रशासन और कानून शिथिल हो गया था। यानी अंदर अंदर बहुत सारी अशांति फैला हुआ था, जिसके वजह से जो कानून व्यवस्था था वो एकदम ठप हो चुका था। चतुर्दिक अशांति और अव्यवस्था प्रवृत्ति थी। ऐबक के लिए स्थायी साम्राज्य करने के लिए शांति, कानून और व्यवस्था स्थापित करना अत्यंत आवश्यक था। मतलब क्या है, उनके सामने एक बहुत बड़ा कारण था शांति को स्थापित करना। ठीक है, अगर शांति को स्थापित नहीं करते तो वो भारत में राज भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा एक कारणों में से, चुनौती में से था शांति को स्थापना करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी देखेंगे वो
क्या उपलब्धि हासिल किया। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियाँ, ठीक है, वो किस प्रकार का उपलब्धियाँ हासिल कर सके जितने वर्ष तक भारत में राज किए, ठीक है। पहला उसका उपलब्धियाँ था तुर्क सरदारों का सहयोग। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखें जो उसका सबसे बड़ा चुनौती था आमिरों का सहयोग। उन्होंने क्या किया, सब आमिरों को अपने साथ लिया और शासन को संचालन किया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भारत में अपनी स्वतंत्रता प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ऐबक ने प्रमुख तुर्क सरदारों को अपने अधीन करने में सफलता प्राप्त की। वैवाहिक संबंधों द्वारा भी उसकी स्थिति सुदृढ़ की। यानी जब लगा कि ये जो आमिर है मेरा साथ नहीं रहने वाला है, तो उस टाइम पर उन्होंने रिश्ता जोड़ लिया, ठीक है। ऐबक इल्तुतमिश से ही हुआ था, उसे बंधुआ का शासक बनाया गया। कुबाचा से ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किया। मतलब क्या है, ये जो कुबाचा का जो शासक था ना, ये भी भारत पर आक्रमण करने वाला था, लेकिन ये क्या कर लिया, उससे संबंध स्थापित कर लिया, अपने बहन का विवाह उन लोगों से करवा दिया। इस कारण से कुबाचा की और तत्काल कई समस्याओं का सामना ना करना पड़ा, ठीक है। तो ये सब समस्या सुलझ गया, ठीक है। उसके बाद और देखिए उनका उपलब्धि यल्दौज का दमन और गजनी से संबंध विच्छेद। मोहम्मद गोरी के 3 सेनापतियों में से एक यल्दौज जो कि गजनी का शासक बनने में सफल रहा। यानी यल्दौज जो थे ना, वो भी गोरी के ही सेनापतियों में से एक था, लेकिन गोरी ने किसको अपना राजपाट दिया, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। तो यल्दौज उसका जरूर ही दुश्मन होगा, क्योंकि यल्दौज को कुछ नहीं मिला था, वो जबरदस्ती गजनी पे राज कर रहा था, ठीक है। मतलब उसको वहाँ के जो शासक को हरा करके। ऐबक को भी अपनी अधीनता में मानता था। मतलब यल्दौज का मानना था कि ये जो ऐबक है ये मेरा गुलाम है, मतलब मेरे अंडर काम करता है, यल्दौज मानता था, ठीक है। 1208 में यल्दौज ने मुल्तान पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया। ऐबक और उसकी सेना में प्रति गजनीवासियों के असंतोष का लाभ उठाकर यल्दौज गजनी पर वापस प्राप्त करने में सफल रहा। यानी जो यल्दौज थे, ठीक है, वो गजनी को वापस प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि वो भड़का रहे थे, ऐबक को भड़का रहे थे, ऐबक के खिलाफ गजनी के वासियों को, ठीक है। गजनी पर ऐबक का कब्जा, ठीक है, गजनी पर ऐबक का कब्जा 40 दिन तक रहा। उसके बाद वो जो यल्दौज था वो छीन लिया, क्योंकि यल्दौज जो गजनी का निवासी था वो यल्दौज के साथ में था, ठीक है। ऐबक का गजनी अभियान का सबसे बड़ा लाभ ही यही मिला कि भारत का गजनी से संबंध विच्छेद हो गया, यानी रिलेशन टूट गया। यल्दौज को ऐबक की शक्ति का पता चल गया। ऐबक को स्वतंत्र अस्तित्व को भी मान्यता प्राप्त हो गई, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकंड पॉइंट। आपका थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक का तीसरा उपलब्धि था बंगाल का अली मर्दान द्वारा अधीनता स्वीकार करना, ठीक है। मोहम्मद बख्तियार खिलजी के मृत्यु के पश्चात अली मर्दान खां खिलजी बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा था। यानी जो बख्तियार खिलजी जो थे ना, वो ऐबक के सेनापति थे, ठीक है। और उसके मृत्यु के पश्चात जो अली मर्दान खां है वो बंगाल का शासक बन बैठा था। खिलजी सरदारों के आपसी संघर्ष के फलस्वरूप अली मर्दान भागकर ऐबक के शरण में आया। ऐबक के प्रतिनिधि केमज रूमी की मदद से अली मर्दाना को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। उसने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी क्या हुआ, सब पहले जो खिलजी थे ना, वो अली मर्दाना को ऐबक के जगह पर, ऐबक के प्रतिनिधि के जगह पर बैठाया, ठीक है। और जब लगा कि ये अपने अधिकारों का बहुत ही ज़्यादा गलत प्रयोग कर रहा है और साथ ही साथ
जो अली मर्दाना है उसका संबंध ऐबक से भी होने लगा, तो उस टाइम क्या कर दिया, ये जो खिलजी शासक सरदार थे उन्होंने लोगों ने इसको भगा दिया वहाँ से, ठीक है। और ये डर कर आगे ऐबक के शरणों में, और उसका ऐबक ने क्या किया, उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। और इस प्रकार जो ये जो बंगाल का अली मर्दाना है वो भी उसके अधीन हो गया, ठीक है। तो ये उनका प्रमुख उपलब्धियां था दोस्तों। और एक प्रमुख उपलब्धियां क्या था दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का चौथा उपलब्धि था वो था राजपूतों के ऊपर। गजनी और बंगाल की समस्याओं में अधिक व्यस्त रहने से ऐबक को राजपूतों पर दबाव डालने का समय नहीं मिला। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गजनी और बंगाल को लेकर ही ज़्यादा सोचते थे और उनकी समस्याओं पर ही उलझे हुए थे, और उनका जो समय था वो इन पर ही कट गया था। उनको ज़्यादा समय नहीं मिला राजपूतों से बात करने का या फिर उनके इलाकों पर अधिकार करने का। और इसी कारण दोस्तों ये जो कलिंजर और ग्वालियर है उनको जीत नहीं पाए, ठीक है। जो बाद में इल्तुतमिश ने जीता था, ठीक है। उसके बाद और उनका एक प्रमुख उपलब्धि क्या था, उनका था निर्माण कार्य। दिल्ली के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। 3 इमारतों के विस्तार एवं पूर्ण करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है दोस्तों। यानी क्या है, इल्तुतमिश ने दोस्तों ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनका एक प्रमुख उपलब्धि जो भारत में अभी स्मारक आप लोग देख पा रहे हैं ना, उसका निर्माण करने का भी था। उन्होंने कुतुब उल मस्जिद का निर्माण किया, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किया, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं करवाया था। उन्होंने स्टार्ट करवाया था, लेकिन 3 इमारतों तक किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने, जो बाद में और कई राजाओं ने पूरा किया था, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक की समस्याएं और उनकी उपलब्धि। आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।